Hello, students. I hope you all are fine. In history, we are discussing nationalism in India. In previous video, we have discussed different people have the different meaning of स्वराज कि जो स्वराज शब्द है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रख रहा था। आज हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। विद व्हाट एम वाज द स्वराज पार्टी सेटअप कि स्वराज पार्टी भी हमारी जो नेशनल मोमेंट्स जो चल रहे थे, आपकी आज़ादी के लिए जो लड़ी गई थी, उसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट इवेंट था, वह था स्वराज पार्टी का बनाया जाना। तो आज हम देखते हैं कि स्वराज पार्टी बनी कब, कौन इसमें शामिल हुए थे और इसका एम क्या था। सो लेट वी डिस्कस ऑल दिस थिंग। Swaraj Party or the Congress Khilafat Swaraj Party was set up by Motilal Nehru and C.R. Das in 1923। इसकी स्वराज पार्टी का जो सेटअप था या इसको जो बनाया कब गया था, तो ये 1923 में बनाया गया था। बनाया किसने? तो मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास। इन दोनों लोगों ने मिलकर के 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी। इस स्वराज पार्टी को एक और नाम दिया गया है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। शॉर्ट में इसको स्वराज पार्टी भी कहते हैं और इसका कंप्लीट नेम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। They were tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provincial council that had been set up by the Government of India Act of 1990। स्वराज पार्टी को लॉन्च करने का एक जो सबसे बड़ा रीज़न था वह ये था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाई गई थी, जिसमें प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन की बात कही गई थी। ये ऐसा एरिया था जहाँ पे इलेक्ट करके लोगों को भेजा जाता था और वी पर्सन अपने यहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो अब ये चाहते थे कि हम इस जगह पे पहुँचे, यानी हम गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, अब उस सिस्टम में हम जाएं और वहाँ से हम अपनी चीज़ों को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि ये पीपल बहुत ही मास स्ट्रगल से एकदम परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही परेशान थे मास स्ट्रगल को लेकर के। इसलिए ये चाहते थे कि क्यों ना इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेशन किया जाए, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहता है। दे फेल्ट दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज within the council, argue for reform, and also demonstrate that these council were not truly democratic। इनका ये मानना था या इन्होंने ये महसूस किया कि हम जब काउंसिल के अंदर रहेंगे तो हम आसानी के साथ ब्रिटिश पॉलिसी को अपोज कर सकते हैं, हम अपने आर्गुमेंट को रख सकते हैं, हम रिफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं कि वो जो भी पॉलिसी बना रहे हैं हम उसको रिफॉर्म करा सकते हैं, हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, हम ये बात कह सकते हैं कि जो काउंसिल है वह ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है। दे ऑल्सो वांटेड टू कीप द एंटी ब्रिटिश स्पिरिट ऑफ द पीपल अलाइव सिंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड। ये भी चाहते थे एंटी ब्रिटिश स्पिरिट कि जो पीपल्स हैं, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब वापस ले लिया गया उसके बाद से जो पीपल्स हैं, इनके अंदर एक एंटी ब्रिटिश स्पिरिट लोगों के अंदर हो। हर एक पीपल ये चाहे कि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट रहें, ब्रिटिश को यहाँ से हटाने की बात कर सकें। तो ये मेन एम हम देख सकते हैं कि स्वराज पार्टी को बनाने के पीछे यही रीज़न था। पहला कि प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर जाना और वहाँ का पार्ट बन करके ब्रिटिश पॉलिसी को रिफॉर्म करना, आर्गुमेंट करना, उनको डेमोक्रेटिक वे में लेकर आना,
ये सारी चीज़ें स्वराज पार्टी सेटअप करने के लिए रीज़न रखी गई थी। अगले हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारी है कि ट्रेस टू मेजर डेवलपमेंट्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s, और व्हाट वर द टू फैक्टर दैट shaped इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920s। हम कुछ ऐसी बातें आज करने वाले हैं कि 1920s के समय में जो इंडियन पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें कौन से दो ऐसे इवेंट या दो ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इसके आगे की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रोल निभाया या उसके पूरे स्वरूप को ही बदलने का काम किया था। तो ये दो फैक्टर्स थे। पहला था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन और दूसरा था साइमन कमीशन। तो वन बाय वन ये दोनों आते हैं कि इकोनॉमिक डिप्रेशन का आना 1920s की बात और साइमन कमीशन, ये दो ऐसी इवेंट्स थी जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में बदलाव लाई थी। तो हम पहले देखते हैं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसमें हुआ क्या था कि इसी समय में पूरे वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ज़्यादा मंदी दिखाई पड़ती है। आर्थिक मंदी हम इसको कह सकते हैं कि हर एक पीपल्स प्रोडक्ट्स बढ़ रहे थे लेकिन उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं था। बड़े पैमाने पे शेयर मार्केट्स बड़े पैमाने पे गिरते जा रहे थे। पूरे वर्ल्ड लेवल में ये हो गया था। तो ऐसे सिचुएशन में हुआ क्या कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। कि 1926 से एंड 1930 के बीच में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थी वो धीरे धीरे कम हो गई, एकदम फॉल डाउन हो गई। और इसका हुआ क्या कि एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लेन, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenues। तो इंडिया में इसका यही रीज़न हुआ कि ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या हुए, बढ़ते चले गए। क्योंकि उसमें हम देखें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बड़े पैमाने पर फैल रहा था, हर जगह हर कोई उसको एक्सेप्ट किए जा रहा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे थे। लेकिन एक ऐसा समुदाय भी था जो बड़े पैमाने पे, यानी उनको मार्केट नहीं मिल रही थी कि उसको बेचे कहाँ पे, सिंपल शब्दों में कहा जाए, क्योंकि कुछ जो पीपल थे वो ख़रीद नहीं पा रहे थे और जहाँ पे ख़रीदने वाले थे वहाँ पे पैसे भी, उसकी जो वैल्यू थी वो काफ़ी कम थी, तो मार्केट उनके लिए अवेलेबल अच्छी नहीं मिल पा रहे। इसकी वजह से हुआ क्या कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो बड़े पैमाने पे बढ़ते चले गए और मार्केट की कमी होने की वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पा रहे थे। इसी वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन बनती हुई दिखाई पड़ती है। दूसरी चीज़ जो हमको दिखाई देती है साइमन कमीशन। इट वॉज अपॉइंटेड एंड केम टू इंडिया इन February 1928। इट वॉज अपॉइंटेड टू लुक into the working of Government of India Act of 1919 and to suggest further reforms in the system of administration। इसे साइमन कमीशन देखा जाए तो ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया एक ग्रुप था जो फरवरी 1928 में भारत में आया था। और इसमें क्या था, इसका मेन एम था इसको बनाने का कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो पास किया गया था इंडिया में, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी वर्किंग कैसी है, क्या वो प्रॉपर वे में चल रही है या नहीं चल रही है, उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। साथ ही साथ वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में रिफॉर्म के बारे में भी बात करने की सोच रखी थी। The members of commission were all Englishmen and not a single Indian was included in it. It led to Simon go back as teacher। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस कमीशन में सभी ब्रिटिशर्स थे, एक भी पर्सन इंडियन नहीं था।
और और इसका एक रिस्पांस ये देखने को मिलता है कि जब साइमन कमीशन इंडिया आता है उस समय लोगों ने इसका विरोध किया एंड गो बैक साइमन का नारा लगाया और उसको काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया था। तो ये दो चीज़ें थी जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को 1920s के बाद काफ़ी ज़्यादा उसमें बदलाव देखने को मिलती हैं। आते हैं हम थोड़ी सी बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। इसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का भी नाम दिया गया था। इट वॉज अ स्टैट्यूटरी कमीशन सेट अप बाय द ब्रिटिश अंडर सर जॉन साइमन, कि सर जॉन साइमन के अंडर में ब्रिटिशर्स के द्वारा यह एक कमीशन बनाई गई थी। इट वॉज आस्क्ड टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। इससे ये कहा गया इस कमीशन को कि आप इंडिया में जाओ और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को ऑब्जर्व करो, देखो, और उसमें अगर कोई चेंजेस करने लायक हो तो उसको हम चेंज करें। इंडियन अपोज द साइमन कमीशन बिकॉज all the members of commission were Englishmen. There was no Indian in it. लेकिन इसका हुआ क्या कि साइमन कमीशन की आने की वजह से इंडियन पीपल्स इसका विरोध किए, क्योंकि इसमें कोई भी पर्सन इंडियन नहीं था। इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी होप ऑफ स्वराज टू इंडियन, और इंडियन को स्वराज की आशा ये बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। लोगों ने ये सोच कर के इस कमीशन का विरोध किया था। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगली जो हमारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, लाहौर कांग्रेस ऑफ 1928। 1928 की सबसे इम्पॉर्टेंट घटना हमारी कौन सी है? साइमन कमीशन का आना और उसका विरोध प्रदर्शन होना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसके बाद 1920 में अगर हम देखें तो लाहौर कांग्रेस, इसमें हम बात करते हैं कि लाहौर कांग्रेस स्टेशन क्या था और इसकी क्या खासियत रही है, क्यों ये हिस्ट्री में ये इतना इम्पॉर्टेंट है। लेट अस डिस्कस इट। द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। कि कांग्रेस सेशन एक होती है 1928 में लाहौर में, जिसके अध्यक्ष या प्रेसिडेंटशिप जो बनाए गए थे, प्रेसिडेंट जिसको बनाया गया था इस सेशन का, वह थे जवाहरलाल नेहरू। और इनके कुछ एम थे, या कहा जाए तो कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो इस सेशन में लिए गए थे या लेने की बात कही गई थी, जिस पे लोगों की सहमति चाहिए थी। तो पहली चीज़ क्या थी? द कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज एज इट्स एम। इस सेशन में पहला जो इम्पोर्टेंट हमको दिखाई देता है वह है पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन, कि कांग्रेस ने ये कहा कि अब हमारा एम सिर्फ स्वराज नहीं होना चाहिए, कि हम ब्रिटिशर्स भी रहें, हम भी शामिल हों, दोनों लोग मिल कर के काम करें, वो अब हमको नहीं चाहिए। अब इन्होंने क्या मांगा कि अब हम पूरी तरीके से अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और रूल रेगुलेशन चलेगा। तो ये पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट इसी सेशन में दिया गया था। इट वॉज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एवरी ईयर एज इंडिपेंडेंस डे। और इसी सेशन में ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पे हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या थी? इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू विन पूर्ण स्वराज। और इस पूर्ण स्वराज को पाने के लिए लोगों ने ये सहमत लिया, ये डिसाइड किया कि हमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट ऐसे डिसीजन थे जो लाहौर कांग्रेस सेशन में लिए गए थे 1929 में। पहला था पूर्ण स्वराज का मुख्य एम बनाना, दूसरा 26 जनवरी को हर साल इंडिपेंडेंस के तौर पे सेलिब्रेट करना, एंड तीसरी पूर्ण स्वराज के लिए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का स्टार्ट किया जाना।
सो ये तीन चीज़ें हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा, इन्हीं तीन चीज़ों ने आगे चलकर एक अच्छा बैकग्राउंड ये रेडी करते हैं फ्यूचर, आपके फ्यूचर में। तो ये जो तीन चीज़ें थी, इन्हीं तीन चीज़ों ने लाहौर कांग्रेस सेशन को काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनाया है। अगला हम बात करें कि द सिग्निफिकेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन इन 1929 इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ये जो लाहौर सेशन है, इसका क्या इम्पैक्ट बनता है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है। सो लेट वी डिस्कस इस डिटेल। तो थोड़ी सी हमने देख लिया कि लाहौर सेशन क्या था और उसमें किन चीज़ों पे डिसीजन लिया गया। अब आते हैं, थोड़ा सा इसको और डीपली पढ़ते हैं कि लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1929 वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। द टू इम्पॉर्टेंट डिसीजन टेकन वर द फॉलोइंग, कि इस सेशन में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि द अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि पहला क्या था कि पूर्ण स्वतंत्रता, ये पूरा का पूरा इस पे ध्यान देने की बात कही गई थी। और दूसरा क्या था, इट वाज डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो ये दो चीज़ें थी जो इस सेशन की सबसे खास बात बनती है। अब आते हैं कि अब ये जनवरी को, ये जब जैसे अभी हमने बताया कि 26 जनवरी को इन लोगों ने इंडिपेंडेंस डे पे सेलिब्रेट करने की बात कही गई। और यही रीज़न है, इसी हिस्टोरिकल फैक्ट की वजह से जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करने की बात कही गई थी। तो ये हम देख सकते हैं कि लाहौर सेशन की ये दो इम्पॉर्टेंट बात थी कि पहली चीज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए और दूसरा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का लॉन्च होना। और ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट ये महात्मा गांधी के अंडरशिप में या उनके लीडरशिप में लॉन्च करने की बात पे सभी लोग सहमत हुए थे। अब हम आते हैं बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो अब हम देखें तो सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट की जो शुरुआत है वह सॉल्ट मार्च से होती है, या इसे हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा रखा था कि अगर इंडियंस नमक बनाते हैं या सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था और इसी इवेंट के बाद या इसी इवेंट को माना जाता है द इनऑग्रेशन ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो आते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा कंप्लीट डिस्कस करते हैं कि गांधी जी डिसाइडेड टू इनऑग्रेट द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, कि सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट करने की बात कही गई। Gandhiji and 78 of his followers started a march on foot from Sabarmati Ashram to Dandi March या डांडी, कि गांधी जी और उनके 78 फॉलोअर्स इन लोगों ने मिल करके अपने साबरमती आश्रम से ले करके डांडी, एक लोकेशन का नाम है, उस जगह तक पैदल वहाँ तक गए थे और इसको कहा जाता है डांडी मार्च या साल्ट मार्च। ऑन 6 अप्रैल 1929 दे रीच्ड डांडी। गांधी जी prepared salt by using sea water, broke the salt law and inaugurated the movement. So 6 अप्रैल 1929 को गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ डांडी पहुंचते हैं। वहाँ पर उन्होंने सी वाटर का प्रयोग करके नमक बनाया और इस तरीके से उन्होंने सॉल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ा था। और इसी इवेंट के बाद कहा जाता है कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। मोरओवर the production of salt was the monopoly of government, so the price of salt was very high. Therefore, Gandhiji opposed the salt law.
एक बात हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दें कि सॉल्ट लॉ क्या था और क्यों लोग इसकी अपोज हुए थे, या महात्मा गांधी ने इसका विरोध क्यों किया था। गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पर सॉल्ट पे हैवी टैक्स लगा दिया था, उसके प्रोडक्शन पे भी और लेन देन पे भी। और इसका जो प्रोडक्शन था कि सॉल्ट बनाएगा कौन, तो उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का मोनोपोली होगी। मोनोपोली का मतलब था एकाधिकार, कि सिर्फ मेरा अधिकार है, कोई और ये काम नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने उस पर मोनोपोली सॉल्ट मेकिंग पे लगा दिया, और इसकी वजह से सॉल्ट की जो प्राइसेस थी वो बहुत हाई थी। इसी वजह से महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ का अपोज किया और इसी को बेसिक मानते हुए सिविल डिसओबीडिएंट वुमेन्स के लिए या उसके इनॉग्रेशन के लिए इस टॉपिक को सामने रखा था। सो इट इज़ द सॉल्ट मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह। The main features of the civil disobedient movement, let we discuss about it in next day. Thanks to everyone.